नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाअगाड़ी गठबंधन की। महाअगाड़ी सरकार जो अपने आप को क्लेम कर रही थी कि कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर उद्धव सरकार बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सरकार चल रही है। लगातार में ये आशंकाएं लगातार आया था कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर शिवसेना को कुछ सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो सक्सेस रेट था महाराष्ट्र में वो शिवसेना से 3 गुना ज़्यादा था। भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली थी उनके उसमें से 2/3 सीटों पर वो जीते थे, जबकि शिवसेना के खाते में जो सीटें आई थीं उसमें वो 40% सीटों पर जीते थे, बल्कि 30% सीटों 35% सीटों पर जीते थे। इसलिए महाराष्ट्र में ये कहा जाना बड़ा आसान था कि शिवसेना बीजेपी के बैनर तले लड़ी थी, ना कि बीजेपी और शिवसेना का कोई गठबंधन था। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद वैसे ही अपने बहुत बहुत क्रिटिकल टाइम से गुजर रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से गठबंधन किया और गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने 54 सीटें लेकर और 106 की बीजेपी के आगे वो सरकार बनाने में सफल हो गए कि बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, जबकि बीजेपी की लगभग 2 गुनी सीटें उद्धव से थीं। लेकिन उद्धव तो मुख्यमंत्री बनने का उनको बड़ा चाव था, और जो बाला साहब कहा करते थे कि चूंटी से भी हम ऐसी सरकार नहीं बनाएंगे, वैसे लोगों के साथ यानी कि कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। अब देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि विचारधारा की लड़ाई सब जगह रहती है। विचारधारा के अलावा एक बड़ा वर्ग रहता है जो कामकाज पर चलता है, यानी कि जो सरकारें बनती हैं, मैं अगर पिछले 1000 वर्ष का इतिहास देख लूँ तो फिर आप एक बात तो मानकर चलिए कि सरकारें बनती बिगड़ती आंदोलन होते हैं। अंग्रेज़ सरकार को गिराया जाता है, मुगलिया सल्तनत को हिलाया जाता है, अफ़गानों को गिराया जाता है, इन सब के पीछे एक विचारधारा ही तो है। नहीं तो लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना खर्च करते हैं, अपने खेत में बीज बोते हैं, अपने खेत में बोए हुए बीज से फसल काटते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। फिर भी देश में विद्रोह होते हैं, सरकारें गिराई जाती हैं, सल्तनतें तोड़ी जाती हैं, रजवाड़े ख़त्म किए जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं। कैसे आप सोचो, हर्यक वंश से सरकार बदली होगी, कैसे नंद वंश के पास आई होगी, नंदों से फिर वो बाद में शुंग वंश के पास आई, शुंगों के बाद फिर वो धीरे धीरे ऐसे टूटा फूटा भारत चला, फिर गुप्तों के पास सरकारें आई होंगी, गुप्तों के बाद इतने प्रबल गुप्त। और आप सोचो कि गुप्तों के समय पर ऐसा कहा जाता है कि भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा गया, यानी कि स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्तों के समय पर पूरे विश्व पर भारत ने राज्य किया और विश्व गुरु के रूप में भारत ने अपने आप को प्रतिष्ठित किया। ऐसे गुप्तों के समय पर जब सरकार चल रही हो और उनकी भी पलट जाए, यानी कि गुप्त भी समाप्त हो जाएं, राजपूत आए, राजपूत समाप्त हो जाएं, अफगान बैठे वो समाप्त हुए, गुलाम हुए वो समाप्त हुए, बाद में मुगल आए, मुगल समाप्त हुए, अंग्रेज बैठे, अंग्रेज समाप्त हुए, मराठों ने सरकार बनाई, मराठे धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। गांधी परिवार का प्रभुत्व तो किसी समय हुआ करता था, धीरे धीरे करके वो अपने अंतिम सांसें ले रहा है। तो आप सोच के देखो कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो बात बिल्कुल साफ है कि लंबे समय तक सिर्फ वही सरकारें चलती हैं जिनकी अपने विचारधारा होती है और अपने विचारधारा से वो हटते नहीं। सरकार, अगर मैं बात कहूँ कि मायावती और मुलायम सिंह, यानी कि अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन किया था पिछले चुनाव में, गठबंधन के बावजूद लोकसभा के चुनाव में वो धराशायी हो गए। कारण क्या था? क्योंकि दोनों की एक विपरीत मानसिकता है। दलित ये मानकर चलता है कि मुझे यादव और मुस्लिम सताता है, यादव ये मान कर चलता है दलित मेरे पैर की जूती है। और 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ती है, हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है, और कांग्रेस तुष्टीकरण पर चुनाव लड़ती है। जो तुष्टीकरण पर चुनाव लड़ाए जाते हैं वो अपनी विचारधारा अगर बदल दें, यानी कि दलित जो वोट बैंक मायावती का है, वो अगर गठबंधन अखिलेश के साथ कर लें तो ना अखिलेश के समर्थकों को अच्छा लगेगा और ना ही मायावती के समर्थकों को अच्छा लगेगा। नतीजा निकलेगा कि वो दोनों के समर्थक लिबरल या एक सोच रखने वाली किसी पार्टी के पास चले जाएंगे और वोट बीजेपी को दे जाएंगे।
यानी कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत बार मुख्यमंत्री बन लिए हो, बहुत पुरानी पार्टी हो, बहुत कुछ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बावजूद अगर आप जो भी विचारधारा रखे हुए हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव, अखिलेश की विचारधारा एक नेगेटिव विचारधारा, अखिलेश की विचारधारा एक तुष्टिकरण की विचारधारा, अगर अखिलेश उस विचारधारा को जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन अखिलेश या तो समाप्त हो जाएंगे या दूसरी विचारधारा को अडॉप्ट करने में, दूसरी विचारधारा में अपने समर्थक बनाने में, अपने फॉलोवर्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उनको लंबा समय लगेगा। इसलिए कोई भी पार्टी अपनी मूल विचारधारा से जब भटकती है और किसी के साथ भी जाकर गठबंधन कर ले, तो आप सोच कर देखो कि जिसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा, जिसको गालियां देकर मैं चुनाव लड़ा और मैं जीत कर आया और उसको ही मेरे हाईकमान ने कहा हो कि इसी पार्टी को समर्थन देना है और इसके समर्थन से सरकार बनानी है, और जिसके खिलाफ मैं चुनाव जीता था उस व्यक्ति को मुझे भाव देना पड़ता है, उसको बॉस मानना पड़ता है, तो फिर मेरा अस्तित्व कितना रह जाएगा मेरी अपनी विधानसभा में, मेरी अपनी लोकसभा में। और जिसको बढ़ावा मिला है वो वोटर जिसने मुझे बढ़ाकर रखा होगा, वो वोटर मेरे आगे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्यों? क्योंकि जिसके खिलाफ वो वोटर आया था वो ही आज चढ़कर बोल रहा है और उसकी वाह-वाह हो रही है, वही सत्ता में है। तो आप ये निश्चित बात है कि सम विचारधाराएं अगर मिल जाएं, जैसे मैं बात कहूँ सम विचारधाराओं की, कि समता पार्टी की अगर आप बात करते हैं, पहले जो समता पार्टी हुआ करती थी, या मैं कहूँ जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के सम विचार पार्टी थी। मैं बात कहूँ अगर अकाली की, तो अकाली एक सम विचार पार्टी थी। मैं बात कहूँ अगर शिवसेना की, तो शिवसेना एक सम विचार पार्टी थी। तो नतीजा ये निकलता था कि सम विचार होने की वजह से वोट बैंक दोनों का अपना अपना सिक्योर रहता है, लेकिन पार्टिकुलर कैंडिडेट के खुश या नाराज, या जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आए लोगों को अच्छा या खराब महसूस हो, इसके लिए अगर गठबंधन हो जाता है तो दोनों को एक दूसरे से समस्या नहीं होती और सरकार आसानी से बना लेते हैं। लेकिन यहाँ तो शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर चलने वाली पार्टी है, बीजेपी के बैनर तले बनी, बीजेपी का मैंडेट लिया और बाद में सरकार बनाने के लिए महागठबंधन गठबंधन बना बैठे। महागठबंधन गठबंधन बनने के बाद भी लगातार महाराष्ट्र सरकार सुर्खियों में रही। सुर्खियों का कारण रहा, कभी वो साधुओं को हत्या करने के मामले में फंसे हों, तो कभी कंगना रनावत को जेल भेजने के मामले में, या कंगना रनावत के खिलाफ एक्शन लेने में, उनका घर गिराने में, या फिर कभी मैं बात कहूँ कि अर्नब गोस्वामी को बंद करने में, या इस तरह के बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों को जेल भेजना। मैं कहूँ आप अशोक चौहान के को उनके निकलते समय उनके गाड़ी में लगे भगवा झंडे उतरवाने के लिए पुलिस सामने आई हो, या इस प्रकार के बहुत सारी घटनाएं महाराष्ट्र के अंदर हुई। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने भी अगर ये कहने की कोशिश की कि भाई हम महागठबंधन से खुश नहीं हैं क्योंकि हमारा वोटर मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है और मुझसे नाराज है, तो शिव सैनिकों ने जो पाले हुए गुंडे रहे होंगे उनके द्वारा उन शिव सैनिकों को ही पिटाई करवाई, और पिटाई करवाकर उनके साथ जो व्यवहार कर सकते थे वो व्यवहार किया। नतीजा निकला कि डर की वजह से शिव सैनिक कहने वाले अपने आप को चुप बैठ गए, और जो गुंडे शिवसेना के नाम से पाल कर रखे थे उनकी वाह-वाह हो रही है। यानी कि आप सोच के देखो, बाला साहब के बगल में अगर सोनिया गांधी की फ़ोटो लगाई जाए, बाला साहब की फ़ोटो छोटी लगी हो और शरद पवार की फ़ोटो बड़ी लगी हो, बीच में कहीं उद्धव ठाकरे की फ़ोटो लगी हो, तो शिव सैनिक जो लगातार उस पर काम कर रहे हों उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने शिवसेना को अपना भाई मानकर वोट दिया था, वो कैसा महसूस करते होंगे जब शरद पवार की बड़ी फ़ोटो आगे लगती है और पीछे बाला साहब की छोटी फ़ोटो लगती है। मैंने महाराष्ट्र में स्वयं ऐसे कई चित्र देखे हैं जिसमें शरद पवार को बाला साहब ठाकरे के ऊपर, यानी कि उसके या तो इक्विवेलेंट बैठा दिया गया, उनके ऊपर बैठाने की कोशिश की गई, दिखाने की कोशिश की गई कि कितने स्ट्रांग, कितने बड़े नेता हैं। चाणक्य का दर्जा उनको दिया गया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को अपने भतीजे के साथ मिलकर पटकनी भी दी, लेकिन उन शरद पवार के साथ जब शरद पवार के भतीजे के द्वारा वो पटकनी दी गई तो भारतीय जनता पार्टी सख्ते में आ चुकी थी और लोगों का कहना था कि ये चाणक्य हैं। लेकिन चाणक्य का खेल, जो नकली चाणक्य रहते हैं, जो धुरपटास की नीति जानते हैं, जो अस्वाभाविक गठबंधन होते हैं, वो अस्वाभाविक गठबंधन कितने दिन तक, कितने समय तक बनकर रह सकते हैं। अस्वाभाविक गठबंधनों की बहुत उम्र नहीं होती। जैसे मैं एक विवरण बताया जाता है कि दो परिवार
दो कुलों का विवाह होता है। अगर वो कुल अलग अलग हैं तो बहुत दिन तक विवाह चलना थोड़ा मुश्किल होता है, जब तक पति पत्नी दोनों बुद्धिजीवी ना हों। अदरवाइज दोनों के ऊपर अपनी जातियां, अपने कुल का प्रभाव रहता है और दोनों ही अपने कुल के ऊपर प्राउड महसूस करते हैं और नतीजा निकलता है दोनों कुलों की परंपराएं, व्यवस्थाएं, संस्कार अलग अलग होते हैं और वो आपस में लड़कर तलाक ही ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ शिवसेना में होता लगातार दिखाई दे रहा था। लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने ये कहा, एकनाथ शिंदे चूंकि बड़े नेता थे, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री न बनते तो ये संभव है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते। एकनाथ शिंदे नेता भी विधानसभा के थे, एकनाथ शिंदे का कद भी बहुत बड़ा है और 54 विधायकों में से ये संभव है कि 35 से 40 बल्कि 50 विधायक लगातार सीधे एकनाथ शिंदे के संपर्क में, और चूंकि नेता विधायक दल भी वो थे, इसलिए नेता विधायक दल होने के नाते सभी विधायकों के साथ अच्छे संबंध रखना एकनाथ शिंदे का काम था। अब सभी जो चुनकर आए विधायक हैं, भले ही उद्धव ठाकरे लड़ा धमकाकर उनको प्रेशर में लेकर अपने साथ रखे हों और अपना मातहत मानते हों, अपना पिठलग्गू मानते हों या अपना कर्मचारी मानकर चलते हों कि ये मेरा कर्मचारी है, ये तो मेरा साथ देगा ही देगा, आखिर ऐसा क्या? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे क्या डेमोक्रेसी में बहुत दिन तक चला जा सकता है? डर लंबे समय तक रहा, लेकिन जिस प्रकार से होम मिनिस्ट्री फंसी दिखाई पड़ी, अनिल देशमुख जेल के अंदर हैं, चाहे जिस प्रकार से परमबीर सिंह का मैटर आया या वजह का मैटर आया, ये सब कुछ शिवसेना को कभी न कभी कचोटता जरूर होगा। शिवसैनिक लगातार, जो ओरिजिनल वोटर है या बीजेपी का वोटर है, वो लगातार अपने विधायक को खोज रहा होगा और ये सारी शिकायतें कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के पास आती होंगी। एकनाथ शिंदे ने ऐसा बताया गया कि बहुत बार प्रयास किया कि वो उद्धव ठाकरे को एड्रेस करते रहे कि कार्यकर्ता बहुत नाराज है, लेकिन उद्धव ठाकरे को लगता रहा कि ये कार्यकर्ता तो मेरा पेड या पैड है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये तो मैं एक बार पुचकारूंगा तो ठीक से आ जाएगा। जो गलतियां सदैव से कांग्रेस करती रही, वही गलतियां उद्धव सरकार ने भी की, उद्धव ठाकरे करते रहे। दो बातें हैं, एक पार्टी चलाने वाला व्यक्ति मुखिया अलग हो और उनमें से ही कोई सरकार चलाने वाला मुखिया अलग हो, तो फिर पार्टी की दिक्कतें सरकार के मुखिया के साथ डिस्कस करने के बाद अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जब दोनों एक ही हों और दोनों के पैर कहीं फंसे हों तो पार्टी कहीं पीछे छूट जाती है, क्योंकि सरकारी अमला और जो सरकार का स्वाद है वो सिर पर चढ़ जाता है। ऐसा ही उद्धव सरकार के साथ हुआ। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इनके ऊपर सरकार हावी हो गई थी, पार्टी और संगठन कहीं पीछे छूट गया। एकनाथ शिंदे लगातार इन समस्याओं से जूझते रहे, इनको आगाह करते रहे। अंतिम रूप से जब ये पता लगा कि राज्यसभा का वोट आया या एमएलसी का वोट आया और उस वोट में क्रॉस वोटिंग हो गई, क्रॉस वोटिंग, बीजेपी सारी सीटें लेकर चली गई, ये दर्शाता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव शिवसेना के अंदर भी है। अब शिवसेना को अगर बचाना है, उद्धव से बचाना है, आदित्य से बचाना है, या जो अपने मातहत कर्मचारी मानकर चलते हैं शिवसैनिकों को, उनसे बचाना है, तो एकनाथ शिंदे को बड़ा अच्छा उपाय समझ में आया होगा और वो उपाय उन्होंने किया। उनका कहना था कि 40 विधायक हमारे साथ हैं और वो बड़े शालीनता से धीरे धीरे करके निकले। अगर ये पता लग जाता कि वो निकल रहे हैं तो ये संभव है कि सरकार उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाती, सरकार उनको जेल में ठूंसती, सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाती और बहुत कुछ गलत उनके साथ करती। ऐसा न हो पाए, इसके लिए वो पहले धीरे से गुजरात पहुंचे और गुजरात से फिर गुवाहाटी चले गए। अब गुवाहाटी के चीफ मिनिस्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं, शिवसैनिक अगर गुवाहाटी में कुछ उद्यम मचाने गए तो क्या करने वाले हैं हेमंत बिश्व शर्मा, ये सबको मालूम है। इसलिए गुवाहाटी में चलने वाली नहीं। यही कारण है कि आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर अकाउंट से मंत्री शब्द हटा लिया। यही कारण है कि शिवसेना के प्रवक्ता ने ये कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार गिर जाएगी, और यही कारण है कि शिवसेना अपनी बैठकें करके ये निर्णय करने वाली है कि सरकार गिरा दी जाए, पुनः चुनाव में जाए। लेकिन पुनः चुनाव करवाना ये राज्यपाल का काम है, क्योंकि अभी लंबा समय है। वो सरकार गिरा सकते हैं विधानसभा, लेकिन भंग नहीं करेंगे, और संभव है कि वो नेताओं को बुला लें कि भाई कौन सरकार बना सकता है। अब बात आती है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे बेबी क्वेंगुइंग के होते हुए, यानी कि आदित्य ठाकरे के होते हुए, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को कमान दे रखी थी और खुद
पिछले 1.5 वर्ष से ऐसा कहा गया कि मुख्यमंत्री दफ्तर में ही नहीं गए और सारा काम आदित्य ठाकरे कर रहे थे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि एकनाथ शिंदे और उनके जैसे बड़े गद्दाफर नेताओं का पत्ता साफ होने वाला है और वो कभी नेता नहीं बन पाएंगे। नेता सदैव वो परिवार के लोग रहेंगे। जैसे ही परिवार वंशवाद हावी होता है, वैसी पार्टियों का टूटना, पार्टियों में मनमनाव होना स्वाभाविक है। अब दोबारा बात आई कि भाई अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुझे लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे 2/3 बहुमत, 2/3 विधायकों को तोड़कर ले जाते हैं, तो फिर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक हैं, 13 विधायक निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और इधर से अगर 40 विधायक चले जाते हैं तो सरकार तो निश्चित रूप से बन जाएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी ही अपना बनाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे को इसमें लाभ ये हो सकता है कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो शिवसेना के नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं, शिवसेना उनके हाथों में चल सकती है, और अगर ज़्यादा झगड़ा हुआ तो मनसे की तरह शिवसेना एकनाथ शिंदे शिवसेना ए, और दूसरी जो उद्धव ठाकरे चला रहे हैं वो शिवसेना ऊ चलाएंगे। शिवसेना ऊ चलाएं या फिर शिवसेना बाला साहब चलाएं, जो भी समझ में आए। तो शिवसेना के 2 हिस्से बनने वाले हैं। बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करेगी वही शिवसेना रिकॉग्नाइज होगी। ये तो निश्चित हो गया है कि शिवसेना को रिकॉग्निशन चुनाव आयोग तो जो करेगा वो करेगा ही। हकीकत में शिवसेना को रिकॉग्निशन तो भारतीय जनता पार्टी देगी, क्योंकि मैंडेट भारतीय जनता पार्टी का था, ना कि शिवसेना का। इसीलिए शिवसेना जिन सीटों पर चुनाव लड़ी उनमें से 30% सीटें ही निकाल पाई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी उसका 2/3 सीटें निकाल कर ले गई थी। तो बात बिल्कुल निश्चित है कि नई सरकार बनने वाली है, और नई सरकार बनने पर अब मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी का बनेगा, और एकनाथ शिंदे को बड़ा डेजिग्नेशन और सम्मान मिलेगा। एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग हैं भी, वो चूंकि चुनाव 2024 में होगा, तो 2024 के चुनाव तक शिवसेना अपना जो डैमेज कंट्रोल है वो कर ले। नई शिवसेना, मैं शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे नहीं कह रहा हूँ, शिवसेना मतलब कहीं ना कहीं मैं एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूँ, वो अपना डैमेज कंट्रोल कर लें और डैमेज कंट्रोल करके वो सरकार बना लें। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनती तो पार्टी का ये हाल होना स्वाभाविक है, जैसा कि उनका हुआ है। अभी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स अच्छा पोर्टफोलियो ले सकते हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की पूरी आशंका है, और ये संभव है कि कल परसों तक राज्यपाल अपोजिट पार्टियों को बुला भी लें कि आइए और बताइए कि सरकार कौन बनाने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।